हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की इस क्लास में हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं 24-25 के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपना पेन पेपर निकाल लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दूं कि हमारा जो बैच है जून 2026 का, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं अभी। और इसकी अबाउट 20 जनवरी हम ओरिएंटेशन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको सब समझ आ जाएगा क्या क्या कैसे कैसे आगे चलेगा बैच। ठीक है, तो कैसे कवरेज होगा आपको कोर्स लेने के बाद, कैसे सब लेक्चर्स नोट्स मिलेंगे, तो वो सब चीज़ें ओरिएंटेशन सेशन में मैं आपको क्लियर करूँगी। और साथ में हम 1-2 हफ्ते का पूरा लाइव भी अगला शेड्यूल कर देंगे, जिसमें आपको सब दिखा दूँगी कि इस तरह लाइव क्लासेस इस टाइम पर, और ये शेड्यूल रहेगा आपका, ये कोर्स प्लान रहेगा। तो अभी एनरोल कर सकते हैं आप। आपको इसमें दिसंबर 2025 का सारा रिकॉर्डेड कवरेज मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली क्लासेस हो गई, क्विजेज हो गई, वो सब चीज़ें आपको साथ में ही मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लेट्स सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, देखिए, मैचिंग करनी है यहाँ पे एड वॉलरम टैरिफ और टर्की कंपाउंड टैरिफ, स्पेसिफिक टैरिफ। तो टैरिफ की टाइप्स यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं थोड़ी। ठीक है, तो ये 3 टैरिफ्स की टाइप समझ लीजिए। एड वॉलरम ड्यूटी क्या है? दैट इज चार्ज ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ द इम्पोर्टेड कमोडिटी। अब यहाँ पे हम ये टैरिफ की बात कर रहे हैं। जब हम टैरिफ की बात कर रहे हैं, टैरिफ का मतलब है टैक्स ऑन इम्पोर्ट, है ना। अगर सिंपली मैं बात कर रही हूँ एड वॉलरम टैक्स, तो वो टैक्स की बात हो रही है, वो जरूरी नहीं है कमोडिटी इम्पोर्टेड है उस पर ही टैक्स लग रहा है ना। पर जब टैरिफ की बात हो रही है, दैट मीन्स वो इम्पोर्टेड कमोडिटी पर टैरिफ टैक्स लग रहा है। ठीक है, इफ इट इज देयर टैरिफ वर्ड है तो वो इम्पोर्टेड चीज पर टैक्स है। चार्ज ऑन द टोटल वैल्यू। अब ये वैल्यू पर लगता है, जो एड वॉलरम टैक्स होता है ना, ये वैल्यू, टोटल वैल्यू पर लगता है। जैसे परसेंटेज फॉर्म में मान लीजिए कि एक फोन है ना, एक उस फोन पर 20% जो है, एंड्रॉयड फोन है या आईफोन है, उस पर 20% कहा जा रहा है कि टैक्स लग रहा है, तो वो एड वॉलरम ड्यूटी, यानी कि उसकी अगर टोटल वैल्यू 1 लाख है तो उसका 20% जो है वो टैक्स है। बात समझे? तो वो वैल्यू पर लगता है। जो स्पेसिफिक ड्यूटी होती है ये कमोडिटी के वेट पर लगता है। कमोडिटी के वेट पे जैसे मान लीजिए पर यूनिट के हिसाब से, जैसे मान लीजिए 5 आइसक्रीम्स के यूनिट है, हम बोल रहे हैं कि पर आइसक्रीम के यूनिट पर 2 रुपया टैक्स लग रहा है, तो 5 पर कितने लगेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 10 रुपीज टैक्स। समझ गए? तो वो रुपीज की फॉर्म में लगता है, पर परसेंटेज की फॉर्म में नहीं लगता। आप ऐसा समझ सकते हैं कि लम सम टैक्स होता है स्पेसिफिक ड्यूटी में। ठीक है, जो कमोडिटी के वेट के अकॉर्डिंग लगता है, उसके यूनिट्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, कंपाउंड ड्यूटी जो है ये मिक्सचर है दोनों का, एड वॉलरम स्पेसिफिक ड्यूटी। तो इसमें अब हम एड वॉलरम को मैच कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द ट्रेडेड कमोडिटी, है ना, जैसे मैंने कहा आपको परसेंटेज फॉर्म में लगता है। देन स्पेसिफिक टैरिफ जो है फिक्स्ड सम पर यूनिट, जैसे मैंने कहा ₹2 पर यूनिट, है ना। कंपाउंड टैरिफ कॉम्बिनेशन आ गया एड वॉलरम एंड स्पेसिफिक टैरिफ का। और टर्की एक डेफिनेशन हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, और टर्की दैट मीन्स नो ट्रेड विद अदर कंट्रीज, यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी और दूसरे कंट्री से ना ट्रेड करना, उसको हम ऑटर्की बोलते हैं। ये हमने डेफिनेशन उसमें पढ़ी हुई है अपनी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, जब हम प्रोटेक्शनिज्म वाली क्लास पढ़ते हैं तो। ठीक है जी, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आ गया। आगे चलते हैं। ये देखिए अगला मैचिंग आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आर्बिट्रेज हेजिंग स्पेकुलेशन। आप देखिए कि अगर मैं 24-25 का ये एग्जाम एनालिसिस करूँ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, ज्यादातर क्वेश्चंस आपको मैचिंग के आए हुए हैं। ठीक है, मैचिंग के आए हुए हैं। इस तरह की टर्म्स जो है इनकी आपको डेफिनेशंस यहाँ पे पता होनी चाहिए, जो कि हमने बहुत अच्छे से, मेरे ऐप वाले स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमने डेफिनेशंस बहुत अच्छे से एग्जाम्पलों के साथ समझी हुई हैं, कि आप आराम से इसको मैच कर सकते हैं। लेट्स सी आर्बिट्रेज क्या आएगा। देखिए पढ़िए सारे ऑप्शंस, पहले मैं आपको मतलब समझा देती हूँ, ऐसा करती हूँ पहले सबके। ठीक है, जब हम आर्बिट्रेज की बात करते हैं, बेसिकली एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें प्राइस डिफरेंसेस का फायदा लेना। जैसे मान लो डिफरेंट मार्केट्स में किसी चीज के प्राइस अलग अलग है। रियल लाइफ एग्जांपल समझिए आर्बिट्रेज की। देखिए एक तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ये टर्म्स यूज होती हैं, हेजिंग, स्पेकुलेशन, आर्बिट्रेज। ठीक है, तो मैं आपको पहले यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल समझा देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि 2 विलेजेस हैं। एक विलेज में वीट जो है वो मतलब कुछ इस तरह है, 10 रुपीज के अकॉर्डिंगली, केजी के अकॉर्डिंग मिल रही है।
दूसरे विलेज में वो 15 रुपए केजी के अकॉर्डिंग मिल रही है। अब आर्बिट्रेजर जो होगा वो इस प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाएगा। क्या लिखा हमने, टेकिंग एडवांटेज ऑफ प्राइस डिफरेंस, कि जहाँ पे सस्ती मिल रही है वहां से वो खरीद लेगा ज्यादा मात्रा में, जहाँ पे महंगी मिल रही है 15 रुपए केजी मिल रही है वहां पे जाके अगर वो 12 रुपए के हिसाब से भी बेचेगा ना तब भी लोग उससे लेंगे, सारी उसकी बिक भी जाएगी और तब भी वो प्रॉफिट में रह रहे है ना। तो आर्बिट्रेजर इस तरह काम कर, प्राइस डिफरेंसेस का फायदा उठाना। तो अब यहाँ पे रेफर्स टू परचेज ऑफ करेंसी इन मॉनेटरी सेंटर, अब क्योंकि ये हम फॉरेन एक्सचेंज के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो करेंसी परचेज करनी जहां पे वो सस्ती है और वहां पर बेच देनी जहां पे वो महंगी है। ठीक है, ये हो गया आपका आर्बिट्रेज। तो इसको मैंने इससे मैच कर दिया। फिर हैजिंग, हैजिंग का मतलब होता है रिड्यूस या एलिमिनेट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कम करना या एलिमिनेट करना, उसको हम हैजिंग बोलते हैं। एक हैजर जो होता है वो हमेशा रिस्क अवर्सर होता है, रिस्क को टालता है, जितना हो सके रिस्क को अवॉइड करता है। ठीक है, सो हैजिंग क्या आएगा यहाँ पर, रेफर्स टू अवॉइडेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फिर आ गया, अच्छा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क की हमने टाइप्स भी पढ़ी हुई है, ट्रांसलेशन, इकोनॉमिक रिस्क, ट्रांजैक्शन रिस्क, है ना। देन स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन जो है ये रिस्क लवर है। ये स्पेकुलेटर्स जो होते हैं ये इसमें यकीन रखते हैं कि चीज को स्पेकुलेट कर लो, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक हेजर की क्या थॉट होगी, जैसे हम वीट की एग्जांपल ही लेते हैं। अब हेजर है जो, है ना, मान लीजिए एक फार्मर है, उसने वीट प्रोड्यूस की, तो उसको ये है कि भाई ये वीट जो है ना अभी इसका मुझे इतना प्राइस मिल रहा है, आने वाले टाइम में कहीं सस्ती ना हो जाए, है ना, तो मुझे रिस्क नहीं लेना, मुझे अभी बेच देनी है। हेजर एज ए रिस्क वर्सर काम करता है, उसने बेच दी। जो स्पेकुलेटर है वो क्या कर रहा है, मान लो स्पेकुलेशन कर रहा है, उसकी रख रहा है अपने पास, जब उसको लगेगा कि इसका प्राइस बहुत अच्छा मार्केट में जाएगा तब मैं इसको बेचूंगा। तो स्पेकुलेटर का बिहेवियर इस तरह से रहता है, रिस्क लवर। ठीक है, वो चीज को स्पेकुलेट करने में यकीन रखता है कि जब उसके अच्छे फायदे मिलेंगे तब उसको हम उसके प्रॉफिट्स निकालेंगे। तो स्पेकुलेशन यहाँ पे क्या आएगा आपका, रेफर्स, ये देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को लेना, एक्सेप्ट करना, है ना, क्योंकि रिस्क लवर है ये। फिर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या है, रेफर्स टू ए टाइम जब फॉरेन एक्सचेंज शिफ्ट करता है, कॉजिंग द स्पॉट रेट टू वेरी फ्रिक्वेंटली। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क वही है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है हमारा, है ना, उसका शिफ्ट होना। जैसे $1 80 का $1 90 का हो गया, चेंजेस आए फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन एक्सचेंज शिफ्ट किया, स्पॉट रेट फ्रिक्वेंटली जो है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, दैट इज अ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। इसके हमने टाइप्स पढ़े हुए हैं आपकी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की क्लास में। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के 3 टाइप्स होते हैं, तीनों टाइप्स की हमने साथ में एग्जाम्पलें भी पढ़ी हुई है ना। तो ये चीज, अब ये एक्सचेंज रेट चेंज होने के कारण जो लॉस होने का रिस्क है, बेसिकली एक इन्वेस्टर है उसको रिस्क है कि भी फॉरेन एक्सचेंज बदल गया है ना उससे, या बदल जाएगा, उसके चेंज होने के कारण जो लॉसेस का रिस्क है उसके लिए, है ना, दैट इज अ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कह रहा है इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में इंडिया इनमें से किसका मेंबर है। तो लेट्स सी, देखिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इसका इंडिया मेंबर नहीं है। आईडीए है इसका मेंबर, आईएफसी इसका भी मेंबर है, एमआईजीए इसको बोलते हैं ना, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, एंड आईबीआरडी, आईबीआरडी खुद में ही एक वर्ल्ड बैंक ही है, ये इसका भी मेंबर है। बीसीडी इसके सही आंसर आएंगे। सो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ये एक ओनली इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो आता है, पर इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ये इंस्टीट्यूट आते हैं सारे, आईबीआरडी हो गया, आईडीए, आईएफसी, एमआईजीए एंड ये डिस्प्यूट्स वाला। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इन चारों का इंडिया मेंबर है। ठीक है जी, आगे चलिए। अब ये है अमंग द फॉलोइंग विच आर अटेम्प्ट ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज। तो वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी डेवलपिंग कंट्रीज में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की अटेम्प्ट्स हैं। तो सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट सही है, ये CACM, कैरेबियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, लैटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, ये सारे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की जो हम वो पढ़ते हैं ना, फ्री ट्रेड एरिया,
कॉमन मार्केट, कस्टम यूनियन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। सो सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट, ये सेंट्रल अमेरिका के डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा फॉर्म्ड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। ऑब्जेक्टिव वही है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, एक कॉमन मार्केट की तरह ये काम करता है। कैरिबियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, कैरिबियन के डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा क्रिएटेड फ्री ट्रेड है ये, बेसिकली FTA, फ्री ट्रेड एसोसिएशन। और लैटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, लाफ्ता, फॉर्म्ड बाय लैटिन अमेरिका के डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा ये फॉर्म्ड है, ठीक है जी। तो ऑल ऑफ द अबव सही है। आगे चलिए। अब इसमें क्या है, अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जब भी हम थ्योरीज पढ़ते हैं इंटरनेशनल की या ग्रोथ की या मैक्रो की, उसके साथ हम उसके ईयर्स ज़रूर पढ़ लेते होते हैं। यहाँ अगर ईयर्स हम ना पढ़े तो उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपकी एब्जॉर्प्शन अप्रोच है, लेट्स सी। एब्जॉर्प्शन अप्रोच वही जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली एब्जॉर्प्शन अप्रोच है जो अलेक्जेंडर के द्वारा दी गई है 1952 में, जहाँ पे अपना उसकी बात करी गई कि इक्वेशन बनाते हैं हम कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें कंजम्पशन ज़्यादा है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है ना। अगर उसको कम कर लिया जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को ठीक किया जा सकता है, वो वाली थ्योरी है ना। एक इलास्टिसिटी अप्रोच पढ़ते हैं, एक हम ये पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन अप्रोच। सो एब्जॉर्प्शन अप्रोच गिवन बाय अलेक्जेंडर इन 1952। तो मैं यहाँ पे ईयर्स मेंशन कर देती हूँ। अब ये जो है आपकी फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी, ये हम जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की थ्योरीज पढ़ते हैं, हेक्सरॉलिन, लॉयंटिफ, उसके बाद ये पढ़ते हैं फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। 1948 में समल्सन के द्वारा ये आई थी, जिसमें कहा गया था कि फैक्टर प्राइजेस जो है इक्वल हो जाते हैं आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड। प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी इक्वलाइज्ड, है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये आ गई आपकी 1948 में। 1948 में फिर आ गया रेसिप्रोकल डंपिंग मॉडल। रेसिप्रोकल डंपिंग मॉडल ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1983 में। रेसिप्रोकल डंपिंग, डंपिंग की हम अलग अलग टाइप्स पढ़ते हैं, प्रीडेटरी डंपिंग, परसिस्टेंट डंपिंग, इसमें रेसिप्रोकल डंपिंग भी रहती है। सो दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 1983 बाय ब्रेंडर एंड क्रुगमैन इकोनॉमिस्ट। सो इसका ईयर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1983। 1983 फिर लॉयंटिफ पैराडॉक्स, जो आपका हेक्सरॉलिन मॉडल का, जिसने क्रिटिसाइज किया था हेक्सरॉलिन मॉडल के कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स निकाले थे 1953 में। सी ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1953। फिर हम इंटरनेशनल में एक थ्योरी पढ़ते हैं इमर्स राइजिंग ग्रोथ। इमर्स राइजिंग ग्रोथ, इससे क्वेश्चन भी हर बार आता है एंड दैट इज वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। अब तो ये बड़ा बेसिक हो चुका है कि किसके द्वारा दी गई है। इमर्स राइजिंग ग्रोथ थ्योरी जगदीश भगवती के द्वारा दी गई 1958 में, ठीक है। जिसमें वही चीज बात करी गई है कि अगर कंट्रीज अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करें और एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ हो उनकी, तो उससे उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड फेल हो सकता है और वो पहले से भी वर्स हो सकते हैं कंट्रीज। तो इसकी वही एग्जांपल है। बेसिकली मर्सराइजिंग ग्रोथ का कंसेप्ट एक पुअर कंट्री के लिए पर बैठता है। अच्छा, इस पर मैंने एक शॉर्ट बनाया था 1 मिनट का, आप सर्च करोगे मर्सराइजिंग ग्रोथ सिमरनजीत कौर, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको इसकी एग्जांपल के साथ मर्सराइजिंग ग्रोथ समझाया है 1958। तो इनटू दिस अगर हम ले तो आपका बी आएगा, देन ए आएगा, देन डी आएगा, देन ई आएगा, देन सी। यहाँ पर तो बी डी है नहीं, मे बी इट मे बी टाइपिंग एरर। यहाँ पर BADEC ही आपका सही जवाब है, ठीक है। सो आगे चलते हैं। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल रीजंस फॉर सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के सरप्लस के कौन से रीजंस हो सकते हैं। तो देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस होता कब है, जब या तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इम्पोर्ट्स से बढ़ जाएं, है ना। या हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो हमारा क्रेडिट साइड है वो डेबिट साइड से बढ़ जाए, है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग पॉसिबल रीज़न क्या है कि एक्सपोर्ट का बढ़ना, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड डिक्लाइन इन इम्पोर्ट। ये तो पक्के हैं ही हैं, ए एंड सी है ही हैं, तो वही आंसर सही है वैसे इसका। बाकी देख लेते हैं। इंटरेस्ट रेट का कम होना क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस नहीं। आपको याद है कि जब हम पढ़ते हैं कैपिटल अकाउंट में पढ़ते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उससे कैपिटल इनफ्लोज होते हैं, है ना। तो वो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से कैपिटल इनफ्लोज होते हैं। कैपिटल इनफ्लोज हमारी क्रेडिट साइड में आते हैं,
है ना, तो बढ़ना चाहिए था। फिर इंक्रीज इन इनकम टैक्स बढ़ेगा अगर, तो इस पर भी मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह तो इससे कम होगी, है ना। हाई आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई का ज्यादा होना। लेट्स सी, ये देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये आपका क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में आपके एक्सपोर्ट्स आ गए, डेबिट साइड में इंपोर्ट आ गए। कैपिटल अकाउंट में हो गया इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन कंट्रीज, इसमें हो गया इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज। सो सरप्लस तब अक्कर होगा जब क्रेडिट साइड जो है वो डेबिट साइड से ज्यादा होगी। सो अगर आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, अब आउटवर्ड का क्या मतलब है कि बाहर जा रही है इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंट्री में जा रही है इन्वेस्टमेंट, बाहर जा रही है, तो आउटवर्ड जब है तो दैट मीन्स डेबिट साइड आपकी ज्यादा है ना। सो दैट्स व्हाई ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस। आगे देखिए, तो ये आ गया आपका सेकुलर डेट्रियोरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर लो डेवलप्ड कंट्रीज। अब ये जो एक थ्योरी पढ़ते हैं हम, बेसिकली ये थ्योरी पेरबे-सिंगर हिपोथेसिस हम इसको बोलते हैं, पेरबे-सिंगर हिपोथेसिस ऑफ सेकुलर डेट्रियोरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड डेट्रियोट होता है, क्योंकि वो लोग इंपोर्ट तो करते हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, है ना, और एक्सपोर्ट करते हैं वो प्राइमरी गुड्स का। प्राइमरी गुड्स क्या है कि उनके प्राइजेस जो हैं ज़्यादा नहीं होते, चलो ठीक है, पर उनमें ये भी है कि उन गुड्स की ना इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होती है, यानी कि इनकम बढ़ने से गुड्स उन गुड्स की डिमांड इतनी नहीं बढ़ाते कंट्रीज, क्योंकि वो बेसिक गुड्स हैं, प्राइमरी गुड्स हैं, है ना। तो इन गुड्स का वो एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं महंगे मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स का। तो इस कारण ये देखिए, लेट्स सी, पेरबे-सिंगर हिपोथेसिस 1958 ये स्टेट करता है कि लॉन्ग टर्म डेट्रियोरेशन है डेवलपिंग कंट्रीज के टर्म्स ऑफ ट्रेड में, क्योंकि प्राइमरी गुड्स के प्राइसेस कम है होते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म डिक्लाइन, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपोर्ट करते हैं, पर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के प्राइसेस जो हैं, है ना, वो कम नहीं होते, उनका इंपॉर्टेंस भी ओबियसली ज़्यादा इंपॉर्टेड बाय डेवलपिंग कंट्रीज। तो अब इसी के साथ इमर्सराइजिंग ग्रोथ जगदीश भगवती ने जो कंसेप्ट दिया 1958 में, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, है ना, इसमें भी बात तो वही करी है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड के फेल होने की और पुअर कंट्रीज की बात करी है। तो दैट मीन्स पेरबे-सिंगर एंड जगदीश भगवती, इन तीनों को हम इससे रिलेट करेंगे, बी, डी एंड ई, ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है जी, आगे देखो, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर एक्सचेंज रेट, इनमें से कौन सी चीज़ है जो एक्सचेंज रेट के अंडर नहीं आती है। आप ऐसा समझ सकते हो कि एक्सचेंज रेट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। एक्सपोर्ट एक्टिविटीज, ओपन में देखो, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ साफ पता चल रही है कि जब मैं OMO की बात कर रही हूँ, ये तो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है, इसका क्या मतलब एक्सचेंज रेट से कुछ नहीं लेना देना। बी को सीधा ही एलिमिनेट कर दो, बी को एलिमिनेट नहीं करना क्योंकि उसने डू नॉट कम अंडर पूछा है, ठीक है, उसने डू नॉट कम अंडर पूछा है ना, कौन सी अंडर इसके नहीं आती, तो हमको पता चल गया कि बी तो इसमें आता ही नहीं है एक्सचेंज, यानी कि बी तो सही होगा ही होगा, ये ऑप्शन डिलीट हो। तो इंटरेस्ट रेट रिलेट करता है, बिल्कुल, उसने पूछा कौन सा। इंटरेस्ट रेट रिलेट विद एक्सचेंज रेट, एक्सपोर्ट एक्टिविटीज रिलेट विद एक्सचेंज रेट, इंपोर्ट एक्टिविटीज भी रिलेट करती हैं, ये एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट फिर मॉनेटरी पॉलिसी वाली साइड चला गया, यानी कि बी एंड ई रिलेट नहीं करते एक्सचेंज रेट से। चलो हम इसमें, ये ऐसे तो मैंने आपको ये समझाए हुए हैं लेक्चर्स में चीज़ें कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स इंटरेस्ट रेट कैसे एक्सचेंज रेट से रिलेट करते हैं, हम पढ़ लेते हैं इसको। हाइयर इंटरेस्ट रेट है तो जनरली इट लीड्स टू ए स्ट्रॉन्गर एक्सचेंज रेट, दैट मीन्स दोनों में पॉजिटिव रिलेशन रहता है। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, एक कंट्री अगर उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी, उसकी करेंसी की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी और उसकी करेंसी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटीज़ ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट से लेना देना है इनका, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की सारी ये टर्म्स हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट, ये आपकी चलेगी मॉनेटरी पॉलिसी वाली साइड, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली साइड चीज़ें। तो आगे चलते हैं, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द डेफिनेशन ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड, कहता है इनमें से कौन सी गेन्स फ्रॉम ट्रेड की डेफिनेशन नहीं होगी। सो लेट्स सी, इट इज अ बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज ड्राइव फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड। गेन्स फ्रॉम ट्रेड का मतलब है वो बेनिफिट जो इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज लेते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट
करके, बिल्कुल सही है ये। ग्रोस बेनिफिट जो इकोनॉमिक एजेंट्स को मिलते हैं, देखिए जब हम गेन्स फ्रॉम ट्रेड की बात करते हैं ना बेसिकली, तो इसमें हम नेट बेनिफिट्स की बात करते हैं, ना ग्रोस बेनिफिट्स की बात नहीं करते, ठीक है। सो गेन्स फ्रॉम ट्रेड टर्म जो है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू नेट बेनिफिट्स टू इकोनॉमिक एजेंट्स, जो ट्रेड में इंक्रीज होने के कारण गेन्स मिले उनको, ठीक है, तो ग्रोस नहीं होते, इसीलिए बी वाला इनकोरेक्ट है एक तो। अगली चीज, गेन्स फ्रॉम ट्रेड को हम बोल सकते हैं इट इज द सम ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, की कंज्यूमर सरप्लस में और प्रोड्यूसर सरप्लस जो है दोनों का सम गेन्स फ्रॉम ट्रेड है, दोनों को मिले हुए फायदे गेन्स फ्रॉम ट्रेड, ठीक है। ई वाला बिल्कुल सही है, पर सी वाला बिल्कुल इससे उल्टा है। सी में कहते हैं डिडक्शन ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम प्रोड्यूसर सरप्लस, दिस इज नॉट डेफिनेशन फ्रॉम गेन्स फ्रॉम ट्रेड, तो बी एंड सी इसकी डेफिनेशन नहीं आएंगे, ठीक है। आगे चलिए, अब इसमें क्या कह रहा है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ होर्डिंग ऑफ मनी बाय इंडिविजुअल, कि पैसे को अपने पास होल्ड करके रखना, उसका क्या रिजल्ट होगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। देखो पहला है लॉस ऑफ यूटिलिटी बाय नोट, बिल्कुल अपने पास अगर पैसा होल्ड करके बंदा रख रहा है, बचा कर रख रहा है ना, स्पेकुलेट करके रख रहा है, तो उससे गुड्स एंड सर्विसेज नहीं खरीद रहा, तो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने से जो उसकी यूटिलिटी का लॉस है ये होगा, बिल्कुल है ना, पहला सही है। फिर फॉरगोन इंटरेस्ट बाय नोट सेविंग, अब उसने वो पैसा बैंक में सेव नहीं किया, होल्ड करके रखा हुआ है, तो बिजली उसको इंटरेस्ट जो मिल जाना था अगर वो सेव करता, उसका भी लॉस हो गया। फिर फेल ऑफ रियल वैल्यू ऑफ मनी बाय डिफ्लेशन, बिल्कुल देखिए पैसा जब होल्ड करके हमारे पास पड़ा रहता है ना, तो उसकी वैल्यू कम ही हो रही, एक मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, बाय इन्फ्लेशन आना चाहिए था यहाँ पर उसने डिफ्लेशन लिखा है। हाँ, अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन वर्ड होता तो ये सही होता, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ती जाए तो पैसे की रियल वैल्यू कम होती जाती है, तो वो इन्फ्लेशन के कारण होती है, डिफ्लेशन के कारण तो बढ़ती है वैल्यू, ठीक है। सो सी कॉन्सिक्वेंस में नहीं आएगा। लॉस ऑफ रिटर्न, अदर एसेट्स परचेज नहीं किए उसने, या मार्केट अपना स्टॉक मार्केट में नहीं लगाए, उसके कारण उसको रिटर्न्स वगैरह का लॉस हुआ, डी भी बिल्कुल सही है। तो आंसर इज बेसिकली ए, बी एंड डी। ये देखिए डेफ्लेशन जो है वो वैल्यू को इंक्रीज करता है, इन्फ्लेशन डिक्रीज करता है, ठीक है। आगे देखो मैचिंग्स हैं, जैकॉब विनर, वेरी इजी क्वेश्चन, डॉरेन स्टोजिक, पेरबेसिंगर, ये तो टिप्स पर होना चाहिए जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी, है ना। सो जैकॉब विनर, यहाँ पे ना उसने इस तरह ऑप्शंस लिखे हैं, इसको इस साइड लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ए को थर्ड से करेंगे, ग्रोस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, टॉसिक हो गया सिंगल फैक्टरल टर्म्स ऑफ ट्रेड, विनर का है इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका हो गया डॉरेंस का, सेकुलर डेट्रियोरेशन ये अभी हमने पढ़ा पेरबेसिंगर का, है ना। तो अपना एक होता है कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये भी टॉसिक का, ग्रोस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड ये भी टॉसिक है, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड डॉरेंस का, सिंगल एंड डबल फैक्टरल टर्म्स ऑफ ट्रेड विनर का, ठीक है। अगला देखिए ये भी मैचिंग आ गया, सप्लाई साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, डिमांड साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, रियल कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो देखिए सप्लाई साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को हम डेविड रिकार्डो से मैच करते हैं, डिमांड साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड इकोनॉमिस्ट बेस्टेबल एंड एल्फ्रेड मार्शल, सेम चीज मेरी बुक में लिखी हुई है, आप एंड में मेरी बुक में पढ़ना, अपने कंसेप्ट्स एंड इंट्रोड्यूसर्स उसमें है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी हैडब्लर की है, रियल कॉस्ट थ्योरी इंटरनेशनल, चारों के चारों ही मेरी बुक का आप एंड में देखो, पेज है एक जहाँ पे लिखा हुआ है कंसेप्ट्स एंड देयर इंट्रोड्यूसर्स करके, उसमें देखना ये सेम यही इकोनॉमिस्ट और ऐसे ही ये इकोनॉमिस्ट और ऐसे ही ये थ्योरीज लिखी हुई है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये वहां से, और मैंने ये स्क्रीनशॉट भी वहीं से लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो इसमें अभी क्या है देखो, फार्मूला दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन का ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको ये फार्मूला याद रख लेना। अब यहाँ पर तो इसने पूछा ही फार्मूला है, ठीक है, पर कई केसेस में उसने वैल्यूज दी होती हैं, ठीक है, जैसे आपको वो पूछ लेंगे भी रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन निकालो, बाकी सब वैल्यूज उसने दे रखी होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे टी होता है नॉमिनल टैरिफ ऑन कंज्यूमर ऑन ऑफ फाइनल कमोडिटी, इसी तरह जो ए आई होता है दैट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड इनपुट टू द प्राइस ऑफ फाइनल कमोडिटी इन द एब्सेंस ऑफ टैरिफ, टी आई होता है नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन इंपोर्टेड इनपुट, है ना, 1 - ए आई, फिर दोनों की रेशियो,
ठीक है। तो दैट इज द रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन, ये फार्मूला है इसका, वैल्यूज दी हो तब भी आपको पुट करके निकालना आना चाहिए, नहीं तो फार्मूला और इसकी एब्रीवेशन ए आई क्या है, टी आई क्या है, ये आपको याद रख लेनी है। ठीक है, आगे तो ये देखिए, अब अरेंज द फॉलोइंग राउंड्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इन राउंड्स को भी, WTO एंड गैट के राउंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, WTO गैट के सभी राउंड्स को देख लो पहले अच्छे से। ठीक है, जिनेवा राउंड, NSC, टोक्यो, देन फिर से जिनेवा हुआ था, डिल्लो, कैनेडी, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है। टोक्यो, यूरेजिया राउंड में गैट की जगह WTO आया था, है ना, गैट को रिप्लेस करके। फिर ये आगे अपने WTO के राउंड्स आ गए सारे, सिंगापुर का, जिनेवा, सेतल, दोहा, कैनकन, फियास्को, हांगकांग, फिर जिनेवा, स्विट्जरलैंड, बाली, बड़ा इंपॉर्टेंट, नैरोबी राउंड, अर्जेंटीना, जिनेवा एंड आबू धाबी राउंड। अब देखो इसका जो क्रोनोलॉजी है ना, एक चीज और यहाँ पे देखो, ये जो आप हमने एक शीतल राउंड पढ़ा ना, उसको हम मिलीनियम राउंड भी बोलते हैं बेसिकली, मिलीनियम राउंड ऑफ ट्रेड निगोशिएशंस, जो भी हमने पीछे शीतल राउंड पढ़ा था, ये रहा था ये वाला, इसको मिलीनियम राउंड भी बोलते हैं WTO का। ठीक है जी, तो इसके अकॉर्डिंग अब ये सारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसके अकॉर्डिंग ही है। देखो, कैनेडी राउंड, फिर आपका टोक्यो राउंड, फिर आपका यूरेजिया राउंड, फिर आपका मिलीनियम राउंड ऑफ ट्रेड निगोशिएशंस, फिर ये आपका दोहा राउंड। ठीक है, इसी तरह ये क्रोनोलॉजी है सारी। देखो ये आ गया आपका कैनेडी राउंड, है ना, कैनेडी राउंड के बाद टोक्यो राउंड आ गया, टोक्यो राउंड के बाद है यूरेजिया राउंड, है ना, उसके बाद ये मिलीनियम राउंड आ गया आपका, ये शीतल वाला, है ना, और इसके बाद आपका इसके नीचे ही आ गया दोहा राउंड। समझ गए बात को, इस तरह से मैंने बाकी राउंड्स भी आपको सारे दिखा दिए हैं। आगे देखिए, अरेंज द फॉलोइंग क्राइसिस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये क्राइसिस हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो, मतलब जो सबसे ओल्डेस्ट है वो यहाँ पे पहले आएगी। इंटरनेशनल डेप्ट क्राइसिस, ओपेक ऑयल क्राइसिस, ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, अर्जेंटेनियन इकोनॉमिक क्राइसिस एंड यूरोजोन क्राइसिस। ठीक है, तो मैं आपको ईयर सबके दिखा देती हूँ। जैसे ये ओपेक ऑयल क्राइसिस जो है 1973 में आई थी, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इंटरनेशनल डेप्ट क्राइसिस 1982 में आई थी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही सारी हैं, ABCDE। ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997 में आई थी। अर्जेंटीना इकोनॉमिक क्राइसिस आपकी 2001 में आई थी, एंड यूरोजोन क्राइसिस 2009 से 12 में रही थी। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यही है। ठीक है जी, आगे देखिए। आपका ये आ गया इनकम इंड्यूस्ड एडजस्टमेंट प्रोसेस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, एब्जॉर्प्शन अप्रोच ऑफ BOP, इम्पॉसिबिलिटी, ट्रिनिटी एंड फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। देखो अब जब इसको मैच करने की यहाँ पे बात आई है, कंसेप्ट भी हम समझ लेते हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की एब्जॉर्प्शन अप्रोच, ये पीछे अभी हमने पढ़ा भी था अलेक्जेंडर की, है ना, B का थर्ड आ गया, तो इसी से आपके ये दो हो गए एलिमिनेट। ठीक है जी, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम भी पीछे पढ़ के आए हैं हम, सेमल्सन का ये, है ना, तो D का हमने फर्स्ट दे दिया, बस इसी से आपका सही आंसर आपको पता चल गया। समझने के लिए हम सारे समझ लेते हैं। ये जो इनकम इंड्यूस्ड एडजस्टमेंट प्रोसेस ऑफ BOP है, ये केन्स के द्वारा ये दिया गया कंसेप्ट। लेट्स सी, हमने इसमें, हाँ, इनकम इंड्यूस्ड एडजस्टमेंट प्रोसेस फॉर द BOP इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद केन्जियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक्सप्लेनिंग, क्या एक्सप्लेन करता है ये, हाउ इम्बैलेंस इज करेक्ट थ्रू चेंजेस इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट रेथर देन जस्ट प्राइजेस, कि जो इम्बैलेंसेज हैं वो इनकम में चेंज के करेक्ट होते हैं बजाय के प्राइजेस में चेंज के। ठीक है जी, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी का जो आपका कंसेप्ट है ये आ गया मुंडल फ्लेमिंग के द्वारा। जब भी हम मुंडल फ्लेमिंग का मॉडल करते हैं उसमें आपको इम्पॉसिबल ट्रिनिटी का कंसेप्ट भी समझाती हूँ, है ना। तो देखो ये पढ़ते हैं हम, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, इम्पॉसिबल ट्रिलेमा या पॉलिसी ट्रिलेमा भी बोल देते हैं। अभी जो मेरी नई बुक आई है उसमें भी मैंने ये कंसेप्ट ऐड किया। सो इम्पॉसिबल ट्रिनिटी का मतलब है तीन चीज़ें इकट्ठी हासिल नहीं की जा सकती। लेट्स सी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव ऑल थ्री एट द सेम टाइम। ये तीनों चीज़ें सेम टाइम पर कोई कंट्री हासिल नहीं कर सकता, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को भी वो फिक्स रखे, कैपिटल मूवमेंट फ्री, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। तो तीनों चीज़ें एक ही टाइम पर अचीवेबल नहीं है बेसिकली। ये देखो ये ट्रायंगल बना है, कहता है पिक वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि तीनों इकट्ठी अचीव नहीं हो सकती। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, नो इकोनॉमी कैन हैव द फॉलोइंग थ्री।
अगर परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी रहती है, ठीक है, एंड एफिशिएंट मॉनेटरी पॉलिसी, इनकी इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी रहती है, तो फिर एक्सचेंज रेट फिक्स्ड नहीं होंगे, एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल होंगे, ठीक है। या अगर हम एक्सचेंज रेट को फिक्स रखते हैं, ठीक है, तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एफिशिएंट नहीं होगी, इंडिपेंडेंट नहीं होगी, मॉनेटरी ऑटोनॉमी नहीं होगी। तो ये चीज, तो जैसे यहाँ पे मैंने इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए 3 पॉइंट्स दिए हैं। ए पॉइंट में मैंने लिखे हैं एक्सचेंज रेट फिक्स्ड है, फ्री कैपिटल फ्लोज है, पर इस केस में मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, ठीक है। इन दोनों को अचीव कर लिया, पर तीसरी चीज फिर वो कंट्री अचीव नहीं कर पाएगा। बी में फिर मैंने लिखा है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और कैपिटल, मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कंट्री अपनी मर्जी से जो उसके इंटरेस्ट रेट है वो इंडिपेंडेंटली चूज कर पा रहा है, अब इंडिपेंडेंटली अपने इंटरेस्ट रेट जो है वो डिसाइड कर पा रहा है, ठीक है। सो उस केस में फिर स्टेबल एक्सचेंज रेट नहीं होगा। और सी पॉइंट जो है, अगर एक्सचेंज रेट भी फिक्स्ड है, मॉनेटरी पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, तो कैपिटल फ्लोज जो है वो फिर फ्री नहीं होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In the product cycle model of international trade, in which stage the imitating country starts underselling the innovating country in the थर्ड मार्केट। तो इसके लिए हमको थोड़ा प्रोडक्ट साइकिल मॉडल समझना है। देखिए प्रोडक्ट साइकिल मॉडल पर मेरी एक पूरी क्लास है इस चैनल पर, आप प्लीज़ वो क्लास को देख लीजिए, आपको ये सारा मॉडल समझ में आ जाएगा। जैसे ऐसे हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, तो स्टेज 1 में ये आपकी सेल्वोट्रे की इंटरनेशनल की बुक में दिया हुआ है ना। सो पहले स्टेज में प्रोडक्ट प्रोड्यूस, देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइए, एक प्रोडक्ट साइकिल मॉडल ना मार्केटिंग वाला है, वो इकोनॉमिक्स वाला हमारा नहीं है। ये प्रोडक्ट साइकिल मॉडल जो आपको इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक में मिलता है, ये प्रोडक्ट साइकिल मॉडल हमारा इकोनॉमिक्स वाला है, ठीक है। वो मार्केटिंग वाला मॉडल नहीं हमको करना। तो स्टेज 1 में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, कंज्यूम होता है इनोवेटिंग कंट्री में। स्टेज 2 में जो प्रोडक्शन है वो इनोवेटिंग कंट्री में परफेक्टेड हो जाती है और उसकी डिमांड जो है बढ़ जाती है, दूसरे ब्रॉड दूसरे कंट्रीज वाले भी उस प्रोडक्ट की डिमांड करने लग जाते हैं। जिस कंट्री ने उस प्रोडक्ट को इनोवेट किया था उस कंट्री में तो बढ़ती बढ़ती है, ठीक है। इन स्टेज, अब थर्ड स्टेज में प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड हो गया और जो इमिटेटिंग कंट्री यानी कि जो कंट्री कॉपी कर रहा है उसने उस जैसा सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। स्टेज 4 में इमिटेटिंग कंट्री ने अंडर सेलिंग इनोवेटिंग कंट्री को अंडर, अच्छा ये मतलब क्या है इसका अंडर सेलिंग करने का, अंडर सेलिंग द इनोवेटिंग कंट्री द थर्ड मार्केट, ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है पूरे प्रोडक्ट साइकिल मॉडल वाली क्लास में, ठीक है। कि फिफ्थ स्टेज में लेटर मार्केट में अंडर सेलिंग होती है और फोर्थ स्टेज में थर्ड मार्केट में अंडर सेलिंग होती है। अंडर सेलिंग क्या है, थर्ड मार्केट क्या है, लेटर मार्केट क्या है, पूरा वीडियो देखना, आधे पौने घंटे का वो क्लास है, ठीक है जी। तो अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया था, इसने कहा है ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसी बुक से, जिस बुक से मैंने आपको करवाया ना इंटरनेशनल की सेल्वोट्रे किया है आई थिंक, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही देखो उसी लाइन से आया है। यहाँ पर इसने कहा है यहाँ पे कि किस स्टेज में इमिटेटिंग कंट्री स्टार्ट करता है अंडर सेलिंग द इनोवेटिंग कंट्री इन द थर्ड मार्केट। फोर्थ स्टेज में इमिटेटिंग कंट्री स्टार्ट्स अंडर सेलिंग द इनोवेटिंग कंट्री इन द थर्ड मार्केट, यानी कि थर्ड आंसर आ गया आपका यहाँ पर सही, ठीक है जी। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट कंट्री बी इज कैपिटल अबंडेंट कंट्री, इनमें से, अब ये हैक्सरॉलिन मॉडल वाली चीज बता रहा है। अब हैक्सरॉलिन मॉडल में हमने क्या पढ़ा था कि कैपिटल अबंडेंट कंट्री कब है, बी कैपिटल अबंडेंट कब है। देखो बी कैपिटल अबंडेंट दो केसेस में होगी, अगर उसमें कैपिटल की अवेलेबिलिटी जो है वो ज्यादा है, कैपिटल अवेलेबिलिटी ज्यादा है, और कैपिटल का प्राइस कम है, कैपिटल का प्राइस कम है, ठीक है। तो बी जो है वो कैपिटल अबंडेंट कंट्री होगा। कहने का मतलब टोटल कैपिटल टोटल लेबर बी कंट्री में ज्यादा होनी चाहिए, टोटल कैपिटल टोटल लेबर ए की रेशो, क्योंकि देखो ना ये रेशो इसमें ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि बी कंट्री में टोटल कैपिटल की अवेलेबिलिटी टोटल लेबर से ज्यादा होगी, है ना। सो ये चीज पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हैक्सरॉलिन के अकॉर्डिंगली कि प्राइस कैपिटल का कम होना चाहिए, यानी कि प्राइस ऑफ कैपिटल ओवर प्राइस ऑफ लेबर अगर मैं देखूं तो ये बी कंट्री में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कैपिटल अबंडेंट है तो उसका प्राइस कम होगा। प्राइस ऑफ कैपिटल ओवर प्राइस ऑफ लेबर इन ए कंट्री। तो देखो ये दोनों पॉइंट्स किससे आपके क्लियर हो रहे हैं, ए एंड सी से, ए एंड सी से, ठीक है जी। हैक्सरॉलिन मॉडल पर भी पूरी क्लास आप मेरी देख सकते हो।
आगे देखो, ये मैचिंग है, स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल, इमर्सराइजिंग ग्रोथ, मर्सेंटेलिज्म थ्योरी ऑफ ट्रेड, सेकुलर डिटोरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। सो अपना जो है इमर्सराइजिंग ग्रोथ बार बार देखो रिपीट हो रहा है, मैं बोल रही थी ना ये बार बार रिपीट होता है, तो इसको आप जगदीश भगवती से बी का थर्ड आ जाएगा आपका। लो, इसी से काम खत्म हो रहा है, इसी से क्लियर हो रहा है आंसर, और कुछ भी ना पता हो तो। सेकुलर डिटोरिएशन भी हमको पता है, पैरबी सिंगर, पीछे ऐसे काफी क्वेश्चंस देखो रिपीटेड ही है क्वेश्चंस, इंटरनेशनल में आप कितने क्वेश्चंस देखो जो कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं बार बार, है ना। सो आपका मर्सेंटलिज्म थ्योरी जो आ गई, ये थॉमस मून की है। स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल जो है आपका पॉल समल्सन एंड रोनाल्ड जोन्स, लेट्स सी समझते हैं। तो ये स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल, ये भी हमने अपने बैच में पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से। ग्रेविटी मॉडल हो गया, स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल हो गया, कि एक फैक्टर जो है वो स्पेसिफिक होता है, जो इमोबाइल होता है, दूसरी इंडस्ट्री में नहीं जा सकता। इस मॉडल का पूरा कंक्लूजन ये निकलता है कि ट्रेड विल हैव एन एम्बिगियस इफेक्ट ऑन द, जो नेशन का मोबाइल फैक्टर है, मोबाइल फैक्टर यानी कि जो एक से दूसरी इंडस्ट्री में मूव हो सकता है, ऐसे ऐसा फैक्टर एक मोबाइल है, और इमोबाइल क्या, जो मतलब मूव नहीं हो सकता एक से दूसरी इंडस्ट्री में। तो ट्रेड का अनसर्टेन इफेक्ट, अनसर्टेन का मतलब गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ट्रेड का अनसर्टेन इफेक्ट होता है नेशन के मोबाइल फैक्टर पर, और जो इमोबाइल फैक्टर नेशन की एक्सपोर्ट कमोडिटीज में स्पेसिफिक होता है, ट्रेड बेनिफिट करता है, ठीक है, ट्रेड उसको बेनिफिट करता है, और ट्रेड हार्म करता है इमोबाइल फैक्टर को। ट्रेड क्या करता है, हार्म करता है उस इमोबाइल फैक्टर को जो नेशन के इंपोर्ट कंपीटिंग कमोडिटीज में स्पेसिफिक है, ठीक है ना। तो ये इस पूरे मॉडल की कंक्लूजन है जो हम पढ़ते हैं। और पैब्री सिंगर हो गया जो भी पीछे हमने पढ़ा था। थॉमस मून की मर्सेंटलिज्म थ्योरी भी देख लो एक बार। सो थॉमस मून mercantilist theory emphasized that nations wealth and power depends on accumulating gold and silver by achieving a favorable balance of trade, कि जो नेशन के एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए इम्पोर्ट्स से, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन को मर्सेंटलिज्म ने एडवोकेट किया है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया है, ठीक है, इम्पोर्ट्स को मिनिमाइज करने की बात करी है। और मर्सेंटलिज्म की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भूलना नहीं, मर्सेंटलिज्म ने ट्रेड को एक जीरो सम गेम कहा है, जीरो सम गेम यानी कि एक कंट्री का गेन जो है वो दूसरे कंट्री का लॉस होगा, ठीक है जी। आगे देखो, Which of the following comprises the current account of the balance of payment? इनमें से करंट अकाउंट में कौन सी चीजें आती हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट कैपिटल अकाउंट हम पढ़ते हैं। करंट अकाउंट में आ गया एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अपनी यूनिलेटरल रेसिप्ट्स एंड पेमेंट्स यानी कि ट्रांसफर पेमेंट्स हो गई। कैपिटल अकाउंट में आपकी बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट आ गई। तो इस अकॉर्डिंगली अगर हम इसमें देखें, इनविजिबल का मतलब सर्विसेज, ठीक है, एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स, सर्विसेज का एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स आ गया। फिर इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट का, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी करंट अकाउंट में आ गई। एसडीआर एलोकेशन आपका कैपिटल अकाउंट में, फाइनेंशियल अकाउंट में आएगा। बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज ये भी कैपिटल अकाउंट में आ गया। तो यानी कि ए सी ई अपना कैपिटल अकाउंट में आ गया ना, ठीक है। तो दैट मीन्स ए एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सो स्टॉपलर सिमल्सन थ्योरम क्या है? देखिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की मैं सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो ट्रेड वाली हैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। एक तो हम अपनी सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, ठीक है, एडम स्मिथ की, रिकार्डो की। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी होगी, हेक्सर-ओलिन थ्योरी होगी, अपना लॉयंटिफ पैराडॉक्स हो गया, फिर रबिन्स्की थ्योरम हो गया, ये जो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम समल्सन का हो गया, एंड मैट्सलर पैराडॉक्स हो गया, स्टॉपलर सिमल्सन थ्योरम हो गया, ठीक है। इसके अलावा दूसरी आगे स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल, ग्रेविटी मॉडल, रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी, ऑफर कर्व थ्योरी, है ना। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे आपके सिलेबस में ये जो मैंने बाद में थ्योरी सारी बोली हैं डायरेक्टली मेंशन नहीं है कहीं पर भी, ठीक है, बट पूछी जाती हैं एग्जाम में, ठीक है। सो स्टॉपलर सिमल्सन थ्योरम क्या पोस्टुलेट करता है? देखो ध्यान से पहले समझो, ये स्टॉपलर सिमल्सन थ्योरम 1941 का। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, यहाँ से पढ़िए। एन इंक्रीज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ द कमोडिटी raises the return on earnings of the factor used intensively in the production of commodity। कहता है कि
अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, रिलेटिव का मतलब है कि दूसरी कमोडिटी के कंपैरिजन में, अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उससे रिटर्न बढ़ेंगे, उस फैक्टर के रिटर्न बढ़ेंगे दैट यूज्ड इंटेंसिवली इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, के जो उस कमोडिटी को बनाने में ज्यादा यूज हुआ है। देखिए एक ऐसी कमोडिटी होती है, एक होती है लेबर इंटेंसिव कमोडिटी, ऐसी कमोडिटी जिसको बनाने में लेबर ज्यादा यूज हुआ है, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी, जिसको बनाने में कैपिटल ज्यादा यूज हुआ है। तो कहता है कि अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ने से वो वाले फैक्टर की रिटर्न्स अर्निंग्स बढ़ेंगी जो फैक्टर उसको बनाने में ज्यादा यूज हुआ है। समझ गए? तो ये चीज उसने कही है। सो अबंडेंट, इसका मतलब कहने का अबंडेंट फैक्टर गेन्स एंड स्कैर्स फैक्टर लॉस, कि जो फैक्टर उस कमोडिटी को बनाने में ज्यादा यूज हुआ है वो गेन करेगा, ठीक है ना। पर ये हो गई। अब इसके बाद स्टॉपलर सैमुअल्सन ने ये भी चीज कही है आफ्टर इम्पोजिंग टैरिफ, कि अगर टैरिफ इम्पोज कर दिया जाए तो ये चीज उल्टी हो जाएगी। टैरिफ इम्पोज करने से अबंडेंट फैक्टर को लॉस होगा, स्कैर्स फैक्टर को गेन होगा। इसकी पूरी मैंने एग्जांपल के साथ आपको ये चीज समझाई हुई है पूरी इस थ्योरी वाली क्लास में, है ना। तो अब इसमें देखो क्या होगा फिर इसका, ये देखो ये डायरेक्ट यहीं से, इंक्रीज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ द कमोडिटी रेजेस द अर्निंग्स ऑफ द फैक्टर यूज्ड इंटेंसिवली इन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। फर्स्ट वाला आंसर इसमें सही होगा। है ना, क्योंकि उसने टैरिफ इम्पोज करने की तो बात करी नहीं, उसने तो फ्री ट्रेड में क्या होगा बेसिकली वो क्या, आफ्टर इम्पोजिंग टैरिफ वाली सिचुएशन तो उसने क्वेश्चन में डिपिक्ट ही नहीं करी। समझ गए ना बात? तो ये, तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मुझे बताना कैसा लगा आपको ये कमेंट्स में। थैंक यू।